नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद अभय पर। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम शब्द विचार को पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 6 हिंदी व्याकरण से है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखिए यहाँ पर जो है हम शब्द के बारे में समझेंगे कि शब्द क्या होते हैं, शब्द के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक देखिए यहाँ पर एक कमल शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पर कमल शब्द जो लिखा हुआ है ये देखिए कई वर्णों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे हम जब कमल बोलते हैं तो क अ म अ ल अ। ओके, जैसे कि कमल, तो कमल हम बोल रहे हैं तो इसमें कई सारे वर्णों का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कई सारे वर्णों को मिलकर एक शब्द ये बन रहा है कमल। उसी तरीके से जैसे शेर ये लिखा है तो शेर को लिखने के लिए क्या यहाँ पर दिया हुआ है, स ए र अ, है ना। तो स पर एक ही मात्रा है, ठीक है ना, स पर एक ही मात्रा है, फिर र है। तो जब आप इसे उच्चारण कर रहे हैं तो बहुत सारे इसमें वर्ण निकल रहे हैं। ओके, यानी कि कई वर्ण से मिलकर ये बना हुआ है शेर। तो इसी के बारे में हम पूरा आज डिस्कस करने वाले हैं शब्द विचार पे ही। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपयुक्त शब्द कमल और शेर कई वर्णों से मिलकर बने हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी वर्ण है, ठीक है, कोई भी वर्ण एक साथ मिलकर एक अपना कोई अर्थ देते हो तो वही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो जैसे ये देखिए कमल है या फिर ये शेर है तो एक प्रकार का ये क्या है, शब्द है, क्योंकि ये जो जितने वर्ण से ये मिलकर बना हुआ है इसका कुछ ना कुछ क्या है, हमें अर्थ मिल रहा है। तो शेर क्या होता है, एक जानवर का नाम है। उसी तरीके से कमल का क्या अर्थ हुआ, ये एक फूल है, ओके, जो पानी में उगता है। ओके, चलिए हम शब्द को समझते हैं। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के समूह से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ओके, यानी कि जैसे देखिए जो वर्ण मिलकर बने हैं, कई सारे वर्ण हैं, उनके वर्ग समूह, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, कई सारे वर्ण मिलकर बने हैं तो यही पूरा समूह ही क्या कहलाता है, एक शब्द कहलाता है। कब, जब इसका हमें सार्थक अर्थ मिले तब। तो वही जब सार्थक अर्थ हमें मिलता है वर्णों के समूह से बनने के बाद तो वही क्या कहलाता है, आपका शब्द कहलाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब शब्द के भेद को समझेंगे कि हिंदी भाषा का जो विभाजन हुआ है शब्दों के आधार पर, वो शब्द का भेद है वो कितने प्रकार से है। तो देखिए शब्द का जो भेद है, शब्द भेद वह जो है 3 प्रकार से है आपका। पहला वाला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर और तीसरा है रचना के आधार पर। तो हम इस शब्द भेद के पूरे पॉइंट को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका है उत्पत्ति के आधार पर, इसको हम समझ लेते हैं। लिखा है यहाँ पे, हिंदी भाषा में असंख्य शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से हुई है, अतः हिंदी भाषा भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनी है। हिंदी भाषा में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं। ओके, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर बात करें कि जैसे कि यह कैसे, इसका जन्म के आधार पर बात करें, उत्पन्न कैसे हुआ है। तो देखिए हिंदी भाषा में क्या है कि अनेक मतलब कि असंख्य शब्द हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है, ठीक, और जो कि कई भाषाओं के भी मेल से बना हुआ है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम इसको जो है 4 प्रकार से हम बांट देते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, और जो आपका है फिर इसके बाद आता है देशज शब्द, और चौथा आपका हो जाता है विदेशी या विशेषज शब्द। ठीक है ना, तो चलिए हम एक एक करके देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद हैं। तो आइए हम एक एक करके इसको समझेंगे। तो पहला है आपका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे भिक्षा, गृह, रात्रि, सूर्य आदि। मतलब कि
जैसे मान लीजिए वो शब्द जो संस्कृत में भी वही है और बिना परिवर्तन का वो हिंदी में उसी प्रकार से आया है, तो वही आपका क्या हो गया, तत्सम शब्द कहलाता है। यानी कि संस्कृत में भी वही है आपका और हिंदी में भी वही है। जैसे मान लीजिए सूर्य लिखा है, रात्रि लिखा है, गृह लिखा है, भिक्षा लिखा है, तो ये शब्द क्या है कि संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं। तो ऐसे जो शब्द मिलेंगे वो क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, अब हम ख वाला देखते हैं, तत्भव शब्द क्या होते हैं। देखिए, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तत्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, रात, सूरज आदि। यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से बदल के, ठीक है, संस्कृत से बदल के वो हिंदी में आ चुके हैं, तो ऐसे शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। ओके, यहां पर देखिए हम लिस्टिंग किए हैं कुछ तत्भव और तत्सम शब्दों की। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एक तरफ है तत्सम शब्द और दूसरा है आपका तद्भव। ओके, यहां पर देखिए पीत है तो उसका क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। छिद्र तत्सम रूप है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। भ्रमर है, भौरा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एक साइड में जो है तत्सम शब्द लिखा हूं और दूसरे साइड में तद्भव लिखा हूं। आप आराम से इसको पढ़ लेंगे पूछ करके, या फिर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जो ग वाला है वह है आपका देशज शब्द। ओके, देशज शब्द को समझिए। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण साधारण बोलचाल से बनकर प्रचलित हो जाते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। ठीक है, मतलब कि ये जैसे मान लीजिए देशज शब्द उसे कहते हैं जो अपने देश में पैदा हुआ है। ठीक है, यानी कि वो लोकल क्षेत्रीय भाषा में पैदा हुआ है, सामान्य बोलचाल में रहा है, और या फिर अपने ही देश में वह क्या हो, जन्म लिया हो, तो ऐसे शब्द को हम क्या बोलेंगे, देशज शब्द बोलेंगे। यानी कि ऐसा शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, ठीक है, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण अपने ही देश में पैदा है या फिर अपने ही देश में क्या वो बोला जाता है और वो प्रचलित हो गया है, तो वही क्या हो गया, हमारा देशज शब्द हो गया। जैसे कि पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, ये सब के सब क्या है, हमारे देशज शब्द हैं, क्योंकि ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण सामान्य बोलचाल से ये और ज्यादा प्रचलित हो गए। यानी कि अपने देश में जो शब्द पैदा होती है, अपना देश का रहता है, वही आपका देशज शब्द कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका विदेशी या विदेशज शब्द। ठीक है, तो ये देखिए विदेशी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं। ये शब्द विदेशी अथवा विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मतलब ये कि वो शब्द जो अपने देश का नहीं है, किसी और कंट्री का है, यानी कि किसी दूसरे देश का है, और वही शब्द हिंदी में आकर सम्मिलित हो गया, यानी कि जुड़ गया है, और उसको हम बोलने लगे तो वो शब्द क्या हो जाएगा, वो विदेशी शब्द कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्कूल है, अनार है, कैंची है, अचार है आदि, ये सब क्या है, ये सब किसी दूसरे देश से आए हैं, लेकिन वो हिंदी में जुड़ गए हैं और वही सम्मिलित होने के बाद सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रचलित हो गए। इसीलिए ये शब्द क्या हो गए, जुड़ने के कारण विदेशी या विदेशी शब्द हो गए। लेकिन क्या होता है, जब हम इसे पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि यह मतलब कि अपना देश का नहीं है, बल्कि विदेशी या विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। कुछ इसी प्रकार से मैं इसका भी बनाया हूं कि विदेशज शब्द सूची भी यहाँ पर मैं बना रखा हूं, तो आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि अंग्रेजी जो है उससे कौन कौन सा शब्द लिया गया, जैसे कॉलेज है, पेंसिल है, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट आदि, ये सब क्या हो गए, विदेशज शब्द हो गए। उसी तरीके से फारसी आपका है, तो फारसी भी फारसी में जो जो शब्द आए हैं, आपका आराम हो गया, चश्मा हो गया, जादू, ये सब क्या है, ये सब विदेशज शब्द सूची है। यानी कि जो जो विदेश की शब्द हैं, विदेश के शब्द हैं, वो हिंदी में आकर सम्मिलित हुए हैं, उसी का ये क्या है, सूची है। तो आराम से आप इसे कैप्चर करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहां पर है प्रयोग के आधार पर। जब हम इसको बांटे थे ना 4 प्रकार से, माफ करिएगा 3 प्रकार से ही बांटे थे हम। ठीक है, तो यहां पर हम जो दूसरा है प्रयोग के आधार पर, दूसरा आप लोगों का है प्रयोग के आधार पर।
प्रयोग के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं। विकारी शब्द, ओके, पहले हम विकारी शब्द को समझ लेते हैं। लिंग, वचन, क्रिया और काल के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, खाता है, खाती है, खाते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। मतलब कि ऐसे शब्द जैसे मान लीजिए वो उनका लिंग और वचन, क्रिया और काल के कारण उनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना, उनमें क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो वही शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है कुत्ता, फिर कुत्ते, फिर खाता है, खाती है, खाते हैं, तो ये सब क्या है, ये जो है विकारी शब्द हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं कि लिंग, वचन, क्रिया और काल के कारण वो शब्द क्या हो जाते हैं, अपना रूप को बदल लेते हैं, ठीक है, अपना रूप को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है कुत्ता, फिर कुत्ते, खाता है, खाती है, ये क्या है, परिवर्तन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ऐसे शब्द क्या होंगे, आपके विकारी शब्द हो गए। अब ये जो है 4 प्रकार के होते हैं, आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है। तो ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ेंगे हम। अविकारी शब्द किसे बोलते हैं? देखिए, जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, तेज, अथवा, अरे आदि, ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ऐसे शब्द का रूप है जो कि किसी भी प्रकार से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या होंगे, अविकारी शब्द होंगे। जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है आज है, तेज है, अथवा है, अरे, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब कोई इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है। जब परिवर्तन नहीं आएगा तो वो परिवर्तित नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अविकारी शब्द कहलाएगा, ठीक है। ये भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। यहां पर हम देखेंगे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषयादि बोधक, ठीक है ना। ये भी आपके 4 प्रकार के हो गए। आइए हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा था आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर समझेंगे। रचना के आधार पर जो शब्द का भेद है वह 3 प्रकार के हैं। आपका पहला है रूढ़ शब्द, पहला है आपका रूढ़ शब्द और दूसरा है आपका यौगिक शब्द। हम एक एक करके इसको भी समझेंगे। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, खाल, दाल, जल आदि। कहने का मतलब देखिए कि यहाँ पर यह बताया गया है कि जैसे कोई शब्द लिखा है उसका हम खंड कर दें। जैसे मान लीजिए नाक लिखा है, नाक, यहाँ पर नाक लिखा है ना, तो हम नाक को क्या कर दें, खंड कर दें। कहने का मतलब कि जैसे हम मान लीजिए एक को हम ना कर दें और दूसरे वाले को क कर दें, मतलब कि हम इसको खंडित किए, तोड़े। खंड करने का मतलब कि इसको तोड़ देना, ठीक है ना, बांट देना। तो हमने ना और प्लस क में बांटा, तो इसका हमें कुछ अर्थ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई सार्थक अर्थ नहीं मिल रहा है। जैसे ना का मतलब क्या, क, ठीक है ना। तो हमें जब हम जिन शब्दों का हम जब खंड कर देते हैं और खंड करने के बाद वो सार्थक नहीं होता, यानी कि उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वही शब्द आपके क्या होंगे, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या शब्द कहलाते हैं आपके, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यौगिक शब्द पे। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आग बबूला, पीलापन, दूध वाला आदि। यानी कि मतलब ये है कि वो क्या है कि वो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं और इनको जब हम मतलब खंडित करते हैं, जब इनको बांटते हैं, तोड़ते हैं, तो इसका कुछ हमें सार्थक अर्थ होता है, यानी कि उसका कुछ हमें अर्थ मिलता है, मतलब निकलता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है आग बबूला। क्या लिखा है, आग बबूला। तो आग का भी मतलब है और बबूला का भी अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो मतलब कि हम खंडित कर देने के बाद भी ये देख रहे हैं कि ये ऐसे शब्द हैं जिनका कुछ सार्थक अर्थ हमें मिल रहा है। तो ऐसे ही शब्द को हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द बोलेंगे। ओके, चलिए अब हम आते हैं योग रूट शब्द पे कि योग रूट शब्द जो है वो क्या होता है। यौगिक शब्द जब अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ बतलाते हों उन्हें योग रूट शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज, चक्रपाणी आदि, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कहने का मतलब ये कि जैसे यौगिक शब्द जो है वह क्या होते हैं, उनका जो अर्थ होता है वह अपना अर्थ न देकर किसी विशेष परंपरा या फिर अर्थ को बताने लगते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो उनका अर्थ है
जो शब्द है ना उनका जो अर्थ होना चाहिए वो बल्कि नहीं होता है, बल्कि वो किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, तो वही क्या हो गया आपका योग रूट शब्द कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लंबोदर, तो लंबोदर का क्या हो गया, जिसका लंबा है उधर होता है ना। तो यहाँ पर देखिए गणेश बता दिया, पंकज का मतलब होता है क्या आपका कमल, लेकिन ये अपना क्या हो अर्थ बदल दिया, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यौगिक शब्द वो होते हैं जो कि अपना अर्थ बदल के, ठीक है ना, यानी कि अपना जो उनका खुद का अर्थ होता है वह अर्थ न देकर बल्कि अपना एक विशेष अर्थ बतलाते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं योग रूट शब्द कह लेते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम योग रूट शब्द बोलते हैं या कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें से सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है या फिर कुछ सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियो के सारे अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।